न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। गांधी परिवार में तलखी थमने का नाम नहीं ले रही। प्रियंका गांधी ने तो अब अपने चचेरे भाई वरुण गांधी को सीधे सीधे विश्वासघाती करार दिया। अमेठी पहुंची प्रियंका ने कहा कि वरुण ने उनके परिवार के साथ विश्वासघात किया। प्रियंका गांधी ने वरुण गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भले ही खून के रिश्ते में हो, लेकिन हमारी लड़ाई विचारधारा की है। पहले प्रियंका ने कहा था कि वरुण रास्ता भटक गए। Is this a family war playing out? Not a family tea party. It's an ideological war. And anybody, no matter how close they are, has blood relations. वरुण गांधी की बात छेड़ने पर प्रियंका गांधी भावुक हो उठी और उन्हें अपने पिता राजीव गांधी याद आ गए। वरुण को निशाने पर लेते हुए प्रियंका ने कहा कि कोई किसी का अपमान कैसे कर सकता है। My father died for the unity of this country. I cannot disrespect that for anybody, even if it were my own child. उधर रात से भटका हुआ बताने पर बीजेपी नेता वरुण गांधी ने अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी पर पलटवार किया। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार वरुण ने कहा कि मैंने कभी भी मर्यादा और शालीनता की सीमा नहीं लांघी। इन 10 वर्षों की राजनीति में कभी भी लक्ष्मण रेखा शालीनता की नहीं तोड़ी है। चाहे वो अपने परिवार के लोग हों, चाहे वो दूसरे दल के वरिष्ठ नेता क्यों ना हो। वरुण गांधी ने अपने बहन प्रियंका गांधी को करारा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरी शालीनता को कोई मेरी कमजोरी न समझे। इन दिनों कुछ बातें सुनने में आई हैं कि हमारे शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। प्रियंका गांधी ने कहा था कि वरुण गांधी हैं कि हमारे शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। प्रियंका गांधी ने कहा था कि वरुण गांधी रास्ता भटक गए हैं। एक बयान के जवाब में वरुण गांधी ने कहा कि मेरे रास्ता भटकने पर फोकस करने से ज्यादा जरूरी यह है कि देश किस रास्ते पर जा रहा है। बात हुई है मेरे रास्ते पे। मेरा रास्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं देश के रास्ते को मजबूत करूं, ये मजबूती की बात रखनी चाहिए। वरुण ने कहा कि हमें एक दूसरे पर निजी हमलों के बजाय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हम लोग मूल्यों और मुद्दों की राजनीति करें, ना कि व्यक्तिगत लांछन की राजनीति हम लोग करें। या हम ऐसी राजनीति बोलेंगे किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाने की, तो इस राजनीति से भाइयों देश का कोई फायदा नहीं निकलना आने वाले समय में। बीजेपी की तेज तर्रार नेता और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने सुल्तानपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। वरुण गांधी पीलीभीत से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले रोड शो के दौरान वरुण गांधी खुली गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। रोड शो में वरुण गांधी पर जमकर फूलों की बरसात हुई। वरुण समर्थक पूरे जोश और उत्साह के साथ नामांकन के लिए आगे बढ़े। वरुण का काफिला कई इलाकों से होता हुआ नामांकन के लिए निकला। नामांकन से ठीक पहले रोड शो करके वरुण गांधी ने अपने विरोधियों को ताकत का एहसास कराया। वरुण गांधी के रोड शो में उनके समर्थक और स्थानीय लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास अमेठी से नामांकन पर्चा उन्होंने दाखिल किया। कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सीट पर स्मृति ईरानी को मैदान में उतार चुकी है। नामांकन के लिए कुमार विश्वास ने अमेठी से गौरीगंज तक पैदल मार्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 3 हेलीकॉप्टर लेकर आए थे और उन्होंने सुरक्षा के नाम पर देश का इतना पैसा बर्बाद कर दिया। बिहार के हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने पर्चा भरा। इस सीट पर रामविलास पासवान का मुकाबला जेडीयू के रामसुंदर दास से है। बिहार में बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन है। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शिरडी में साईं के दर पर मत्था टेकने पहुंचे। राहुल गांधी ने साईं बाबा की पूजा की और आरती भी उतारी। साथ ही साईं की समाधि पर उन्होंने फूल भी चढ़ाए। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत की दुआ भी मांगी। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बड़े भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी अमेठी पहुंची हैं। वो अमेठी में डेरा डालकर चुनाव प्रचार करेंगी। यहां कई जनसभाओं के साथ साथ वो
रोड शो भी करेंगी। प्रियंका ने अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए मेगा प्लान बनाया है। वो इस दौरान 80 छोटी बड़ी जनसभाएं करेंगी। अमेठी संसदीय क्षेत्र में 16 ब्लॉक है और बताया जा रहा है कि वो हर ब्लॉक में 5-5 जनसभाएं करेंगी। अमेठी के साथ साथ प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका यहां करीब 1 दर्जन नुक्कड़ सभाएं करेंगी। वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। शहर काजी से मुलाकात करने केजरीवाल पहुंचे तो उन्होंने जो टोपी पहनी थी उसमें उर्दू में मैं हूं आम आदमी और मुझे चाहिए स्वराज लिखा हुआ था। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे केजरीवाल ने शहर काजी से मुलाकात कर चुनाव में मदद करने की मांग की। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस को कोसा और आम आदमी पार्टी को सेक्युलर पार्टी बताते हुए समर्थन करने को कहा। आज हमारे देश में सियासती पार्टियों ने धर्म के नाम पे जहर घोलते हैं, उसे खत्म करना है और उसे प्यार और मोहब्बत की राजनीति में बदलना है। शहर काजी मौलाना गुलाम यासीन ने केजरीवाल को मदद का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल सही सियासत कर रहे हैं। पार्टी को वोट देने के लिए तो उन्होंने कहा है और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। अगर वो सारे बनारस के लोगों को अगर मुत्तहिद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आप उनकी बातों से संतुष्ट हुए? हम तो मुतमईन हैं। इससे पहले आज सुबह ही केजरीवाल दिल्ली से वाराणसी पहुंचे। शिवगंगा एक्सप्रेस से वो वाराणसी कैंट स्टेशन पर उतरे, जहां सैकड़ों समर्थकों ने उनकी अगवानी की। केजरीवाल अगले 1 महीने तक वाराणसी में रहकर चुनाव प्रचार करेंगे। वाराणसी पहुंचे केजरीवाल का विरोध भी शुरू हो गया है। वाराणसी कैंट स्टेशन के बाहर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कार्टून बनाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि देखो देखो दिल्ली का भगोड़ा आया। केजरीवाल के खिलाफ ये पोस्टर भगत सिंह क्रांति सेना की तरफ से लगाया गया है। वाराणसी कैंट स्टेशन के ठीक बाहर केजरीवाल को भगोड़ा बताने वाला ये पोस्टर लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। मानहानि के एक मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। मानहानि का ये मुकदमा केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने निचली अदालत में दाखिल किया। इस मामले में केजरीवाल ने निचली अदालत में पेशी से छूट की भी मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया और कहा कि वो निचली अदालत में ही जाकर इसके लिए अर्जी दें। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर चुटकी ली है जिसमें उन्होंने गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल बताया था। मोदी ने कहा कि राहुल बच्चे हैं, इसलिए टॉफी और गुब्बारों की बात करते हैं। दिन तक वो गुब्बारा करते रहे। अब बच्चों का स्वभाव रहता है, वो ज्यादा दिन उनको खिलौना पसंद नहीं आता, तो 10 दिन के बाद अभी उन्होंने कल से टॉफी पकड़ी है। मोदी ने राहुल पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनकी उम्र टॉफी और गुब्बारों से खेलने की नहीं रही, वो तो टॉफियों के बारे में सोचते हैं। अब ये देश को तय करना है कि उसे टॉफी वाला नेता चाहिए या ट्रॉफी वाला। अब मेरी तो उम्र नहीं है कि मैं गुब्बारे से खेलूं, मेरी तो उम्र नहीं है मैं ट्रॉफी के खेल खेलूं। अब भाइयों बहनों, निर्णय आपको तय करना है कि आपको गुब्बारे से खेलने वाले चाहिए कि ट्रॉफी के लिए तड़पने वाले लोग चाहिए। देश को तय करना है। मोदी ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की ऐसी हार होने वाली है कि संसद में हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाकर उनके सदस्यों को खोजना पड़ेगा कि वो किस कोने में बैठे। इस बार संसद में बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरा लगाने पड़ेंगे ताकि पूरी संसद में कांग्रेस किस कोने में बैठी है उसको खोज पाए। चुनाव में मुस्लिम वोट अपने पाले में करने के लिए बीजेपी की हर संभव कोशिश जारी है। इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लखनऊ में शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद से मुलाकात कर चुनाव में सहयोग मांगा। हालांकि कल्बे जव्वाद से मुलाकात को राजनाथ सिंह ने राजनीति से इतर बताया। राजनाथ ने कहा कि वो जव्वाद का बहुत सम्मान करते हैं, लिहाजा उनसे मुलाकात की। जव्वाद साहब हमारे एक धर्मगुरु हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक अपना आदर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आया। राजनाथ सिंह भले ही इस मुलाकात को सामान्य बता रहे हों, लेकिन कल्बे जव्वाद ने साफ तौर पर बताया कि राजनाथ उनसे चुनाव में मदद की अपील के लिए आए थे। सहयोगी के अपील के लिए आए थे, तो हमने कहा कि भाई हम अपने जाति तौर पर नहीं कह सकते कि हमारी कम्युनिटी सब आपको वोट देगी, लेकिन इतना हम कहते हैं कि हमारी जब कम्युनिटी किसी को वोट देती है तो 80-90 एक जगह वोट देती
एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर हमला बोला है। राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है, राजनाथ को नहीं। जब मोदी इस मुद्दे पर चुप है तो फिर राजनाथ सिंह बीच में क्यों बोल रहे हैं? राज ठाकरे ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के उस ऐतराज को लेकर उन पर तंज कसा जिसमें उन्होंने मोदी को बिन मांगे समर्थन देने के लिए आड़े हाथ लिया था और कहा था कि राज शिवसेना बीजेपी आरपीआई गठबंधन में शामिल हुए बिना मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार किसी सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाया गया है। हंसा रिसर्च ग्रुप के सर्वे में एनडीए को 275 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से ज्यादा है। वहीं यूपीए को 111 और अन्य को 157 सीटों का अनुमान है। हंसा रिसर्च ग्रुप के सर्वे में बीजेपी की बल्ले बल्ले दिख रही है। बीजेपी को 226 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं सर्वे में कांग्रेस को दहाई आंकड़े में ही समेटा गया है और 92 सीटें मिलने की बात कही गई है। हंसा रिसर्च ग्रुप के सर्वे के मुताबिक मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ रही बीजेपी को 34.5% वोट इस लोकसभा चुनाव में मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 25.6% वोट मिलने की बात कही गई है। हंसा रिसर्च ग्रुप के सर्वे में बताया गया है कि यूपी में बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है और 80 में से 51 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 5, समाजवादी पार्टी को 14 और बीएसपी को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। हंसा रिसर्च ग्रुप के सर्वे में बिहार में भी एनडीए की बल्ले बल्ले है। 40 में से 24 सीटें बीजेपी एसजेपी को मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस को 12 सीटें दी गई हैं। वहीं सबसे नुकसान में जेडीयू को बताया गया है, जिसे सिर्फ 4 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम 5 बजे से प्रचार का शोर थम जाएगा। 5वें चरण का चुनाव 17 अप्रैल को है। इस दिन 12 राज्यों के 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 17 अप्रैल को बिहार की 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की 11 और मध्य प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा 5वें चरण में महाराष्ट्र की 19 सीटों के लिए भी वोटिंग होगी। 5वें चरण के लिए गुरुवार को राजस्थान की 20 सीटों पर वोट पड़ेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 और कर्नाटक की 28 सीटों पर भी इसी दिन वोटिंग होनी है। इसके अलावा झारखंड की 6 लोकसभा सीट पर भी 17 अप्रैल को मतदान होगा। 17 अप्रैल को 5वें चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और मणिपुर की 1-1 सीट पर भी मतदान होगा। साथ ही ओडिशा की 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। छठे चरण के लिए 24 अप्रैल को 117 सीटों पर वोट डलेंगे। 30 अप्रैल को 7वें चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 8वें चरण में 64 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। वहीं 9वें और आखिरी चरण में 12 मई को 41 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी के कन्नौज से सांसद और एमपी उम्मीदवार डिंपल यादव ने सोमवार को रोड शो किया। रोड शो के दौरान डिंपल पर उनके समर्थकों ने जमकर फूलों की बरसात की। डिंपल ने लोगों से उन्हें चुनाव जिताने के लिए वोट मांगे। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से आरएलडी उम्मीदवार अमर सिंह और अभिनेत्री जया प्रदा ने कल रोड शो किया। इस दौरान अमर सिंह ने मुलायम सिंह के रेप पर दिए गए बयान की निंदा की। यूपी के संभल में सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद कृष्णन के लिए चुनाव प्रचार किया। रोड शो के जरिए महिमा चौधरी जनता से रूबरू हुई और कांग्रेस के लिए वोट मांगा। महिमा चौधरी के बाद अभिनेत्री नेहा धूपिया ने भी कांग्रेस कैंडिडेट आचार्य प्रमोद कृष्णन के लिए रोड शो किया और वोट मांगे। प्रमोद कृष्णन के समर्थन में लगातार फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगता देख विरोधी खेमे में खलबली मची है। जौनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने लुंगी डांस किया। रवि किशन एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचे थे, जहां लोगों की मांग पर रवि किशन ने भरपूर मस्ती की। बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को लखनऊ में रोड शो भी किया। सिद्धू ने रोड शो करके लोगों से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह के लिए वोट मांगे। मथुरा से चुनाव लड़ रही बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। हेमा ने मथुरा में एक स्कूल परिसर में जनसभा की थी, जिसमें ड्रेस पहने छात्र भी मौजूद थे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए तरह तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लुधियाना में अकाली बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर और ढोल बजाकर नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन मांगा। साउथ मुंबई सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गौरव शर्मा स्पाइडरमैन बनकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। इलाके के लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। स्पाइडरमैन की तरह ही वो लोगों की दीवारों पर चढ़कर उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी को खत लिखकर उन पर खुलेआम झूठ फैलाने का आरोप लगाया। मोदी ने बीते रविवार को रमेश के गृह जिले चिकमंगलुरु में उन पर यह कहते हुए निशाना साधा था कि यहां के मंत्री कहते फिरते हैं कि भारत को गंदगी के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। रमेश ने पत्र में लिखा है कि माय डियर श्री नरेंद्र मोदी, मैंने अखबारों में पढ़ा कि चिकमंगलुरु में आपने एक रैली में मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान कहा था कि भारत दुनिया में सबसे गंदा और आलसी देश है। मैंने वैसा कभी नहीं कहा, जिसके लिए आप मुझे श्रेय दे रहे हैं। ये झूठ जबरदस्त है जो आप फैला रहे हैं।
बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की रैलियों पर हो रहे खर्च की बाबत कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने इस खर्च को मोदी के खाते में जोड़ने की मांग की। कांग्रेस का तर्क है कि नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान पार्टी या पार्टी के कैंडिडेट पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उनके खुद के प्रचार पर केंद्रित है, जो नियम के खिलाफ है। ऐसे में रैलियों का खर्च मोदी के खाते में जुड़ना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है कि ना तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रोपेगेंडा है, या ना किसी कैंडिडेट का हो रहा है, ना कोई स्टार कैंपेनर है मोदी जी के अलावा छोड़ के। तो ये सारा कैंपेन जो है वो सेक्शन 77 के तहत नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही अपना सरकारी आवास छोड़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है कि 12 मई से पहले मनमोहन सिंह 7 RCR वाला घर छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। 2 किताबों के जरिए मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री साबित करने की कोशिश हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि मनमोहन सिंह सुपर प्राइम मिनिस्टर। I think Manmohan Singh ji has been a super prime minister. I think Manmohan Singh ji has been a super prime minister. I think Manmohan Singh ji has been a super prime minister. पीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब से मनमोहन सिंह का परिवार बेहद नाराज है। पीएम की बेटी उपिंदर सिंह ने कहा कि संजय बारू ने अनैतिक और विश्वासघात का काम किया। बारू ने अपनी किताब में पीएम को सोनिया गांधी की कठपुतली बताया है। बीजेपी नेता उमा भारती ने मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। उमा ने कहा कि जो भी फैसले सरकार में लिए गए वो मनमोहन सिंह की जानकारी में थे। मनमोहन सोनिया और राहुल को बचाना चाहते हैं, इसलिए चुप्पी साध दी है। क्या उनको मनमोहन सिंह को क्या सोनिया गांधी और राहुल ने काम करने के लिए कहा था? तो क्या वो अपने मालिकों को बचाने के लिए चुप हैं? और अगर उन्होंने खुद किया था तो वो अपने अपराध को कबूल करें। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने संजय बारू और पीसी पारे की किताब को प्रायोजित बताया। दिग्गी ने कहा कि इसमें नरेंद्र मोदी का पैसा लगा है। सब प्रायोजित है। नरेंद्र मोदी जी का पैसा खूब बह रहा है आजकल। इससे नुकसान होगा पार्टी को? कोई नुकसान नहीं होता। जनता पढ़ती है क्या ये संजय बारू की किताब और पारिक जी की किताब? एक और किताब पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकती है। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने कोयला घोटाले को लेकर एक किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह जिस सरकार के मुखिया थे उस पर उनका नियंत्रण बहुत कम था। एक और किताब पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकती है। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने कोयला घोटाले को लेकर एक किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह जिस सरकार के मुखिया थे उस पर उनका नियंत्रण बहुत कम था। पीसी पारेख ने अपनी किताब में कहा है कि हम ऐसे हालात में पहुंच गए थे जहां मुख्य सचिव नेताओं के गुलाम बनने को मजबूर थे। उन्होंने कहा कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर मेरे सुझाव नहीं माने गए। पीसी पारेख ने लिखा है कि मैंने 2005 में पीएम को बताया था कि किस तरह से उनके सांसद अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन पीएम ने अपनी वेदना सामने रखते हुए कहा कि मैं भी इस समस्या से जूझ रहा हूं। यह राष्ट्रहित में नहीं होगा कि मैं इस्तीफा दे दूं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पवार को अब कोई नहीं पूछता। जनता से पवार का वजूद खत्म हो चुका है, इसीलिए पार्टी के नेता भी पवार को छोड़कर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने संघ की तुलना लश्कर तैयबा से की है। कुछ दिन पहले विश्वास ने संघ के अनुशासन को लेकर तारीफ की थी, जिसके बाद पार्टी के अंदर हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन अब उन्होंने राय बदल ली। गुजरात में एक साथ आम आदमी पार्टी के करीब 300 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। इन कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है और नेता अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली ने अपने परिवार के साथ नए घर में प्रवेश किया। गृह प्रवेश के मौके पर उन्होंने पाठ और हवन भी कराया। जेटली ने अमृतसर में हाल ही में यह घर 1 करोड़ रुपए में खरीदा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के लिए प्रचार करने वाले एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नरेंद्र के करीबी मायाराम तोमर के घर से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में मिल मजदूरों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। हुकुमचंद मिल के मजदूरों ने बैठक कर बीजेपी और कांग्रेस के प्रति नाराजगी जताते हुए इनका चुनाव में बहिष्कार करने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनकी बहुत पुरानी मांग पूरी हो गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को हुक्म जारी किया है कि वो किन्नरों को सेहत और शिक्षा की सुविधा मुहैया कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े तबके में रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि किन्नर इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी शिक्षा, काम पाने और सामाजिक बराबरी हासिल करने का पूरा हक है। अदालत ने कहा कि किन्नरों के साथ हो रहे भेदभाव पर चिंता है उसे।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को किन्नरों की स्थिति में सुधार का भी हुक्म दिया। कोर्ट के फैसले के बाद किन्नरों को पिछड़े वर्गों की श्रेणी में गिना जाएगा और इसके तहत उन्हें आरक्षण और दूसरी तरह की सुविधाएं हासिल होंगी। ये सुविधाएं उन्हें शिक्षा, नौकरियों, सार्वजनिक जगहों, यातायात में भी मिलेगी। भारत में जन्मे विजय शेषाद्री को साल 2014 के पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें पोएट्री कैटेगरी में ये सम्मान मिला। बेंगलुरु में जन्मे विजय को उनके कविता संकलन 3 सेक्शन के लिए ये सम्मान दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ऑयल फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक आग बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जिस वक्त आग भड़की उस वक्त फैक्ट्री में कई कर्मचारी काम कर रहे थे। गनीमत रही कि वक्त रहते सब बाहर निकल गए। आग की खबर मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। यूपी के चंदौली में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में नेल पॉलिश के लिए केमिकल तैयार करने वाली फैक्ट्री में रात करीब 8 बजे धमाका हुआ। तेज धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आग किस वजह से लगी। गुड़गांव के सेक्टर 44 में सिलेंडर फटने से लगी आग के चलते 20 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के चलते झुग्गियों में रखे छोटे सिलेंडरों में लगातार धमाके हुए। इससे आग बुझाने में खासी परेशानी उठानी पड़ी। गनीमत रही कि आग की इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि कई परिवारों के सिर से छत जरूर उठ गई। यूपी के मेरठ में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 भाइयों ने एक डॉक्टर को कथित तौर पर पीट कर मार डाला। पुलिस ने घटना में शामिल बताए जा रहे एक आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के पड़ोस के रहने वाले 3 लड़के आए दिन उनकी बेटी को अक्सर छेड़ते थे। डॉक्टर ने इसकी शिकायत उनके पिता से की। इसी से गुस्साए युवकों ने डॉक्टर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रेटर नोएडा के गामा सेक्टर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात गामा सेक्टर में बने बस स्टॉप के पास हुई। जिससे युवक की हत्या हुई वो डेल्टा 1 इलाके में रहता था और नोएडा से घर लौट रहा था। पुलिस हत्या की जांच में जुटी। और देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हनुमान मंदिरों में पूजा के लिए विशेष आयोजन किए गए हैं। कई मंदिरों में बजरंग बली की महाआरती भी की जा रही है। आज से बंगाली नया साल शुरू हो चुका है। कोलकाता समेत बंगाल के अलग अलग इलाकों में नए साल का जोशो खरोश के साथ स्वागत हुआ। बाजारों में हर तरफ रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में बैसाखी का धमाकेदार तरीके से स्वागत किया गया। कई कलाकारों ने अपने गीतों से खूब रंग जमाया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक आदमखोर इंसान को गिरफ्तार किया गया है। आरिफ और उसके भाई फरमान पर कब्र से लाश निकालकर मांस खाने का आरोप है। आरिफ पुलिस की गिरफ्त में है लेकिन फरमान अभी भी फरार है। 7 मार्च से लापता मलेशियाई विमान को खोजने के लिए अब हिंद महासागर में रोबोटिक ड्रोन पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाएगा। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा के बाहरी इलाके में हुए 2 धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में 124 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके एक बस स्टैंड के पास हुए। धमाके इतने जबरदस्त थे कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। चिली के जंगलों में भीषण आग का कहर जारी है। जंगल की आग रिहायशी इलाकों में पहुंचने से कई घर जलकर खाक हो गए। अग्निकांड में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ब्रिटेन में ऐसी कार बनाई जा रही है जो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकेगी। इस कार को ब्लड हाउंड का नाम दिया गया है। इस कार की स्पीड एक पैसेंजर प्लेन की एवरेज स्पीड से कहीं ज्यादा होगी। इस कार का विमान इंजन बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस स्पॉन्सर कर रही है। बताया जा रहा है कि यह सुपरसोनिक कार 2016 तक दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। कार में लड़ाकू विमान वाला इंजन लगा हुआ है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में सबसे महंगा गाना फिल्माया जाएगा। चर्चा है कि फिल्म के इस गाने पर 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस गाने में शाहरुख और अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म के सारे कलाकार शामिल रहेंगे। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने मुंबई में दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का ऐलान किया। 24 अप्रैल को ये अवार्ड दिए जाएंगे। लता मंगेशकर के पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर की याद में ये अवार्ड संगीत, थिएटर, सिनेमा और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस मौके पर लता मंगेशकर ने कहा कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्हें यह पुरस्कार दिए जाने का सही वक्त है। साथ ही लता जी ने गीतकार गुलजार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई। बच्चों को लुभाने और सिखाने के लिए बनाई गई अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स पब्लिक को पसंद आ रही है। डायरेक्टर नितेश तिवारी की इस फिल्म ने पहले वीकेंड में 19 करोड़ रुपए की कमाई की।
अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म हॉलीडे का नया गाना रिलीज हो चुका है। शाद काबिल के लिखे इस गाने को बैनिश डॉयल ने गाया। पर मैं बारा नहीं छोड़ा खुला दिल को, मगर खुद को बिगाड़ा नहीं।